बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम एटॉमिक थ्योरी डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे और इसमें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी देखेंगे किस तरह हुई। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है जी टाइमलाइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ करंट एटॉमिक मॉडल। जो आज हमारे पास करंट एटॉमिक मॉडल है वो कब शुरू हुआ, उस पर काम स्टार्ट किया कब, उस पर इनिशिएट किया गया 450 बीसी में काम स्टार्ट हुआ और ये 19वीं सदी तक चलता चला गया। अच्छा जी, सबसे पहले एटम को इंट्रोड्यूस करने वाला जो शख्स था वो था डेमोक्रेटस। ही वॉज अ ग्रीक फिलोसफर। सबसे पहली बात एटम के बारे में करने वाले ये ग्रीक फिलोसफर थे। इन्होंने हमें एक एटॉमिक थ्योरी दी। क्या कहा इन्होंने? He said matter is made of indestructible particles called atoms. मैटर आपको पता है ना, हम सब जानते हैं, हमारी सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं वो सब क्या है? मैटर है। एनीथिंग विच हैज स्पेस विच ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम इट इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो उन्होंने कहा जितने भी हमारे सराउंडिंग में मैटर हैं वो किसी भी स्टेट में हो, हर एक छोटे छोटे पार्टिकल से बना है और उनको कहा गया एटोमस। एटोमस भी ग्रीक जबान का लफ्ज था विच मीन्स इनडिवाइजिबल, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर मोर। यानी वो इतने छोटे टाइनीस्ट पार्टिकल हैं, आप उसको मजीद और टुकड़ों में तकसीम नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन्होंने कहा सारे एटम स्मॉल एंड इनडिवाइजिबल हैं। इसके बाद जो अगली एटॉमिक थ्योरी हमें देने वाले थे वो थे जॉन डेल्टन। जॉन डेल्टन ने भी जो बात की वो डेमोक्रेटस की थ्योरी को ही लेके आगे चले हैं। 1803 में इनकी हमारे पास एटॉमिक थ्योरी आई। अब इनकी क्या अहम बातें थी थ्योरी की? इन्होंने कहा कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो सब के सब एटम से बने हैं। एटम क्या है? स्मॉल। यही बात वो ग्रीक फिलोसफर भी कह चुके थे, उन्हीं की बात को इन्होंने कैरी ऑन किया। और ये भी इन्होंने कहा कि इसको क्रिएट नहीं कर सकते, इस एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। फर्दर इन्होंने कहा एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर एग्जैक्टली अलाइक। सेम एटम, सेम एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होंगे सब एक जैसे होंगे। लाइक अगर मैं कार्बन की बात करूं, उसके अंदर जितने भी एटम है कार्बन के अंदर सब एक जैसे होंगे, स्ट्रक्चर कह लें, मास कह लें, प्रॉपर्टी वॉटेवर। और उन्होंने कहा कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो उनके एटम्स भी डिफरेंट होंगे। ठीक है जी। मजीद उन्होंने कहा एटम्स जब दूसरे एटम्स के साथ ज्वाइन होते हैं तो क्या करते हैं? नए नए सब्सटेंसेस बनाते हैं। अपने वक्त की एक बहुत बड़ी थ्योरी थी जो जॉन डेल्टन ने बताई। बहुत लंबे अरसे तक इसको बिलीव किया गया, इसको एक्सेप्ट किया गया। बट अगर हम आज के दौर की बात करते हैं तो इनकी बहुत सारी बातें फॉल्स हो गई जॉन डेल्टन की। ये बात जो इन्होंने कही एटम्स ज्वाइन विद अदर एटम टू मेक न्यू सब्सटेंस, ये बात इनकी ठीक है, करेक्ट है। लेकिन उन्होंने कहा एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। बाद में इनके बाद काफ़ी लंबे अरसे बाद इनके हुई ये डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की। तो जब फर्दर और एक्सपेरिमेंट्स हुए और काम हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई, सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए। पता चला जी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, पॉजिट्रॉन है और न्यूट्रॉन है और बहुत सी चीज़ें हैं। ये बात गलत हो गई कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, टाइनीस्ट है। फिर उन्होंने कहा कि सेम एलिमेंट के एटम एक जैसे होते हैं, आइसोटॉप्स डिस्कवर हो गए। आइसोटॉप्स की डिस्कवरी के बाद एक नई दुनिया सामने आ गई, एक नया वे मिल गया। ठीक है, तो इस तरह इनकी ये थ्योरी एक लंबे अरसे तक कामयाब होने के बाद आखिर में फेल हो गई। जी, अब बात करते हैं हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का सेहरा जाता है जे जे थॉमसन के सर। अच्छा, जे जे थॉमसन पहले साइंटिस्ट नहीं थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की। इनसे पहले और साइंटिस्ट भी थे जो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस के हवाले से बात कर चुके थे। लाइक डेवी ने कहा था, डेवी इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात कर चुके थे। डेवी ने कहा कि आप किसी सोल्यूशन से करंट पास करेंगे, जब करते हैं तो वो सोल्यूशन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में डिकम्पोज हो जाता है। माइकल फेरोडे, फेरोडे का बहुत काम रहा। फेरोडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के हवाले से डिस्कस किया। फेरोडे ने कहा कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइट लें, इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है ना, ऐसे सोल्यूशन जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है।
तो उन्होंने कहा आप इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जब इलेक्ट्रोड्स पुट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वहाँ पे भी सोल्यूशन क्या हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिकम्पोज हो जाता है और फिर ये आयंस अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ ट्रेवल करते हैं। तो चार्जेस की जो बात थी ना, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, इसके हवाले से तो बातें चलती चली आ रही थी, ये पता चल गया था कि चार्जेस हैं, लेकिन एक जो प्रॉपर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन की बात की कि इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल और इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो एक प्रॉपर जो बात की वो जे थॉमसन ने की। आइए देखते हैं इनकी डिस्कवरी के बारे में। ये वो अपरेटस जो इन्होंने इस्तेमाल किया, इसका नाम है कैथोड रे ट्यूब या इसको डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। अच्छा, इसमें आपको नजर आ रहा है हाई वोल्टेज बैटरी अटैच है, यहाँ दो प्लेट्स पॉजिटिव और नेगेटिव लगी हैं। इनको याद रखिएगा, ये ट्यूब के सराउंडिंग में जो दो प्लेट्स हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये क्यों लगाई है इसको मैं बात करूंगी आगे। इसकी जरा हम देखते हैं फंक्शन क्या है इंस्ट्रूमेंट का। तो कैथोड रे ट्यूब से उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की थ्रू अ गैस, और यहाँ पर उन्होंने बहुत कम प्रेशर मेंटेन किया। ये है डिस्चार्ज ट्यूब। इसका जरा नाम लेने में भी बड़ा मसला होता है, बहुत दफा ऐसा होता है कि वो कैथोड रे और डिस्चार्ज ट्यूब दोनों मिक्स होकर डिस्चार्ज रे ट्यूब मुंह से निकल रहा होता है, स्लिप ऑफ टंग, फिसल जाता है मुंह से, मेरे साथ तो बहुत होता है। अच्छा जी, ये है डिस्चार्ज ट्यूब। आप देख सकते हैं इसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, एक बैटरी के प्लस टर्मिनल के साथ अटैच है, एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। प्लस का नाम एनोड, माइनस का नाम कैथोड। और यहाँ पर एक वैक्यूम आपको नजर आ रहा है, हाई वोल्टेज बैटरी कनेक्टेड है। और इन्होंने एक काम और ये किया थॉमसन ने कि ये जो एनोड था ना, एनोड के पीछे उन्होंने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई। फ्लोरेसेंट स्क्रीन पता है ना, ऐसी स्क्रीन जिसके ऊपर जब पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हैं तो वो चमकने लगती है, ठीक है। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन उन्होंने लगा दी यहाँ पर। फिर उन्होंने क्या किया, जो वैक्यूम था, वैक्यूम पंप से अंदर से गैस को सक करके उन्होंने बाहर निकाला और कोशिश की कि जितना लो प्रेशर हम मेंटेन कर सकते हैं इतना कम मेंटेन करें, ठीक है। तो अब क्या किया उन्होंने, एवैक्यूएशन पंप से बहुत कम प्रेशर पर ले गए इसको अंदर, इसके अंदर का जो एटमॉस्फेयर था, एनवायरमेंट, 10⁻³ ऑफ मरकरी तक इसका प्रेशर उन्होंने मेंटेन कर दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये बैटरी का जो हाई वोल्टेज यहाँ से करंट पास किया, ठीक है। इसका जो बताया जाता है, जो हमारे पास अमूमन बुक्स में लिखा हुआ है, जो इसका वोल्टेज है 5000 से लेकर 10,000 वोल्टेज तक, इतना हाईएस्ट मेंटेन किया इसका वोल्टेज, अप्रोक्स 10,000 तक वोल्ट उन्होंने करंट पास किया। अब हुआ क्या कि जब उन्होंने यहाँ से हाई वोल्ट करंट पास किया तो कैथोड से इनविजिबल पार्टिकल्स निकले, इनविजिबल रेज निकले। अब मैंने कहा इनविजिबल रेज, इनविजिबल पार्टिकल्स, हम तो कह रहे हैं इनविजिबल, इनविजिबल का मतलब नजर नहीं आ रहे, तो हमें पता कैसे चला कि पार्टिकल्स निकल रहे हैं। हुआ ये, जब उन्होंने करंट पास किया हाई वोल्ट, तो यहाँ से जो पार्टिकल निकले उन्होंने जाके स्ट्राइक किया एनोड की स्क्रीन पे पीछे और ग्लो करने लग गई स्क्रीन। यहाँ देखिए इस एनिमेशन में नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, यहाँ से पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अच्छा, पार्टिकल्स इनविजिबल थे, नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया एनोड के पीछे फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी, तो वो जो पार्टिकल्स वहां से निकल के स्ट्राइक कर रहे थे, जब वो आके स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रहे थे, वहां पहुंचते थे, तो स्क्रीन के ऊपर ग्रीन कलर का एक ग्लो नजर आने लगता था, क्योंकि फ्लोरेसेंट थी। मैंने आपको डिस्कस किया कि उसके ऊपर पार्टिकल्स पड़ते हैं तो वो स्ट्राइक करने वो ग्लो करने लगती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि वहां कैथोड से कोई पार्टिकल्स निकल रहे हैं और निकल के यहाँ आके स्ट्राइक कर रहे हैं, तभी स्क्रीन ग्लो कर रही है। अब उन्होंने क्या किया, इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी को डिस्कवर किया, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए डिफरेंट डिफरेंट। फिर उन्होंने इसके बाद एक और काम किया, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को उन्होंने डिस्कवर कर लिया। यहाँ जो एनोड लगा, सॉरी कैथोड उन्होंने यूज किया था, उन्होंने कैथोड का मटेरियल चेंज कर दिया, डिफरेंट मटेरियल का कैथोड यूज किया। जो पहले यूज किया था उसको हटा के दूसरा मटेरियल लगा दिया कैथोड का। अब उसके बाद उन्होंने दोबारा
जब करंट पास किया अगेन पार्टिकल्स निकले, स्ट्राइक किया सरफेस पे जाके उन्होंने पार्टिकल्स ने, उन्होंने फिर देखा जी इनविजिबल रेज हैं, ग्रीन ग्लो नज़र आ रहा है, प्रॉपर्टीज चेक की, प्रॉपर्टीज सेम थी। एक और काम उन्होंने किया, उस वक्त तक ई बाय एम रेशो, ये थॉमसन की अपनी एक बड़ी अचीवमेंट थी, वो चार्ज बाय मास रेशो जिसको हम ई बाय एम रेशो भी कहते हैं, वो उन्होंने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, ये काम जो है मिलिकन भी कर चुके थे अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, वो भी चार्ज बाय मास रेशो कैलकुलेट कर चुके थे। तो थॉमसन ने क्या किया, उन्होंने यहाँ से गैस भी चेंज की अंदर से, गैस चेंज करने के बाद उन्होंने देखा उसका चार्ज बाय मास रेशो कितना है। पता चला कि जो पहले गैस यूज की थी उसका जो ई बाय एम रेशो था और अब जो गैस यूज की है उसका भी ई बाय एम रेशो सेम आ रहा है। उन्होंने बार बार ये एक्सपेरिमेंट किया, यानी कैथोड कैथोड का मटेरियल भी चेंज किया, डिफरेंट मटेरियल का कैथोड लगाया, तब जाके प्रॉपर्टीज देखी पार्टिकल्स की सेम है। फिर अंदर से गैस को चेंज किया, ई बाय एम रेशो हर बार गैस चेंज कर करके निकालते रहे, तब भी क्या आता था, ई बाय एम रेशो चार्ज बाय मास रेशो सेम आता था। अब इससे ये पता चला कि आप कोई भी मटेरियल रखें, कोई भी गैस, ये पार्टिकल्स हर मटेरियल और हर गैस के अंदर पाए जाते हैं। इसका मतलब है ये हर मटेरियल का एक बेसिक पार्ट है और कहा गया ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो अब ये बात सामने आई कि जो कैथोड रेज हैं वो जिन पार्टिकल्स से बनी हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, हर हर मटेरियल में पाए जाते हैं, उनका नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मैंने आपको बताया हर बार कैथोड चेंज करने से, गैस चेंज करने से प्रॉपर्टीज और ई बाय एम रेशो सेम आ रहा था। ठीक, तो यहां से हो गई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। अब देखते हैं कुछ कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज जो उन्होंने डिस्कस की। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय नेगेटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड। ठीक है, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब उन्हें कैसे पता चला जी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है? हुआ ये, उन्होंने एक ओपेक ऑब्जेक्ट लाके इनके रास्ते में रखा, रेस के रास्ते में। ओपेक ऑब्जेक्ट आपको पता है ना, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट की रेस पास नहीं होती है। ठीक है, जब उन्होंने ओपेक ऑब्जेक्ट लाके रखा इन रेस के पाथ में, तो उसका शेडो बनने लगा, जिससे प्रूव हुआ कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है जब भी उसका शेडो बना ऑब्जेक्ट का। और एक रीज़न ये भी था कि हमने ये बात की कि उन्होंने वैक्यूम जो पंप था उससे उसका प्रेशर उन्होंने बहुत लो मेंटेन किया था ट्यूब के अंदर का, और उसमें पार्टिकल्स ना होने के बराबर थे। वहाँ पे इस तरह पार्टिकल्स नहीं थे कि वो इनसे स्ट्राइक करते कैथोड रे से, इसलिए सीधी सीधी चलती चली गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी दे कैरी नेगेटिव चार्ज। हमें कैसे पता नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आपको पता है वो सारी की सारी कहाँ जा रही थी, पॉजिटिव एनोड की तरफ जा रही थी, पॉजिटिव एनोड के ऊपर जाके वहाँ स्ट्राइक कर रही थी। आपको पता है दो नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इनके आपस में बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और होता ये था कि जब आप हाई वोल्ट करंट पास करते थे पोटेंशियल से, तो जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या करता था, खींच के वहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता था, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को, नेगेटिव चार्ज को। तो जितनी भी ये रेस थी सारी की सारी जा रही थी पॉजिटिव एनोड की तरफ, तो पता चला इनका चार्ज क्या है, नेगेटिव। ठीक है जी, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मैंने फर्स्ट स्लाइड डिस्कस की थी तो मैंने आपसे कहा था ऊपर नीचे दो प्लेट्स लगी, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका रीजन यही था, उन्होंने ये लगाकर चेक किया, जब उन्होंने दोनों प्लेट्स लगाई ऊपर नीचे बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो पता चला रेस डिफ्लेक्ट हो गई। दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि रेस के अंदर काइनेटिक एनर्जी है? इसके लिए उन्होंने छोटे छोटे पेडल व्हील्स, बहुत स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे पेडल व्हील्स रखे लाकर। अब वो पेडल व्हील्स मूव करने लगे, जब रेस के पार्टिकल्स ने स्ट्राइक किया व्हील्स पर तो व्हील्स मूव करने लगे। इससे पता चला इनकी कोई ना कोई पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है, जब भी वो आकर स्ट्राइक कर रही है तो पेडल व्हील मूव कर रहे हैं। दे कंसिस्ट ऑफ, दीज रेस कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। अभी हमने पार्टिकल थ्योरी जब पढ़ी थी, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट चैप्टर था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जितने भी मैटर के पार्टिकल होते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, पार्टिकल्स की अपनी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होती है। वो हर वक्त किस में होते हैं, मूवमेंट में होते हैं। और अभी हमने यहाँ डिस्कस किया कि जब वो पेडल व्हील के ऊपर स्ट्राइक करते थे पार्टिकल्स आके, तो व्हील मूव करने लगते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मटीरियल पार्टिकल हैं,
क्योंकि मटेरियल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी क्या है, उनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी और मूवमेंट। ठीक है, ठीक है, प्रूव हो गया। these rays are deflected by magnetic field। ये मैग्नेटिज्म के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है तो वो क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। फ्लेमिंग रूल में आपने देखा होगा ये। तो मैग्नेटिज्म से ये बात आपकी प्रूव हो जाती है। ठीक है, these rays can cause fluorescence। अभी हम पीछे देख चुके हैं, फ्लोरेसेंट शीट जब लगाई थी तो उसके ऊपर ग्लो आने लग गया था। these rays produce x-rays। अच्छा, अब ये एक्स-रेज कैसे प्रोड्यूस करेंगी? अगर आप ऐसा करें कि कोई एनोड ऐसा रखें लाकर, ऐसे मटेरियल का जिस मटेरियल का एटॉमिक मास हाई हो, यानी जब ये रेस किसी हार्ड टारगेट को फोकस करेंगी, ऐसा एनोड, ऐसा मटेरियल जिसका एटॉमिक मास हायर होगा, जब ये उसको हिट करेंगी तो फिर ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, एक्स-रेज। और एक्स-रेज हम सब जानते हैं, नॉर्मल लाइफ में हमारा उनसे वास्ता पड़ता रहता है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, these rays can affect photographic plates। इसके बाद हमारी है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन गोल्डस्टीन के जरिए हुई है। गोल्डस्टीन ने 1886 में डिस्कवर किया एग्जिस्टिंग ऑफ पॉजिटिवली चार्ज रेस। डिस्चार्ज ट्यूब के जो एक्सपेरिमेंट थे ये उस जमाने में हो रहे थे, कैथोड रेज भी उसी के जरिए डिस्कवर हुई। गोल्डस्टीन ने भी इसी डिस्चार्ज ट्यूब को ही इस्तेमाल किया और इसमें इन्होंने परफोरेटेड कैथोड लगाया। परफोरेटेड जिसमें होल्स नजर आ रहे हैं ना, ये आपको कैथोड होल्स नजर आ रहे हैं, ये है परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको ये नजर आ रही है। अच्छा, इन्होंने भी क्या किया, जो रेस डिस्कवर की, अभी इसका हम आगे डिस्कस करते हैं फंक्शन भी इंस्ट्रूमेंट का, जो ऑपरेटस है उसका। जो रेस जब डिस्कवर हुई इसका नाम उन्होंने रखा एनोड रेस और कैनाल रेस। गोल्डस्टीन ने कैनाल रेस क्यों कहा, क्योंकि ये होल्स जो थे उसमें से ट्रेवल होके बाहर आ रही थी। ये जो चैनल्स नजर आ रहे हैं ना, इसमें से, इन चैनल्स में से निकल के बाहर आ रही थी, इस वजह से इसका नाम कैनाल रेस रखा गया। जी, वही डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्टेड है, दो इलेक्ट्रोड्स, एनोड एंड कैथोड। ठीक है, कैथोड परफोरेटेड है, आपको नजर आ रहा है। यहां उन्होंने क्या किया, गोल्डस्टीन ने, जो कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट हुआ था वहां जो प्रेशर रखा गया था उसके मुकाबले में यहाँ उन्होंने प्रेशर ज्यादा रखा, यानी कुछ ना कुछ गैस के पार्टिकल्स अंदर रह गए, उसके मुकाबले में, कैथोड रे ट्यूब के मुकाबले में यहाँ ज्यादा थे। यहाँ प्रेशर उन्होंने रखा 10⁻⁻1 mm ऑफ मरकरी। वहां 10⁻⁻3 था, यहाँ -1 mm। अब जब उन्होंने हाई वोल्टेज करंट पास किया तो उन्हें क्या दिखाई दिया कि यहाँ से कलर्ड रेज निकली। पीछे क्या हो रहा था, कैथोड रे वाले एक्सपेरिमेंट में वहां पे इनविजिबल रेज थी, लेकिन यहाँ जो रेज थी वो कलर्ड थी, नजर आ रही थी। ये जो कलर्ड यहां से रेस निकल रही थी, इनका जो ओरिजिन था वो गैसियस आइंस था। होता ये था कि जब ये आपने हाई वोल्टेज करंट यहां से पास किया तो ये जो पोटेंशियल यहां अंदर गया, उससे जो गैस के पार्टिकल्स थे उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। अब वो जो इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले, वो सारे के सारे किधर अट्रैक्ट हुए, पॉजिटिव एनोड की तरफ, वो सारे के सारे वहां ट्रेवल करने लगे। इलेक्ट्रॉन जब सारे यहां से निकल के वहां गए गैस के आइंस में से, तो पीछे कौन सा चार्ज रह गया, प्लस चार्ज रह गया ना, माइनस इलेक्ट्रॉन निकल गए तो चार्ज यहाँ बाकी कौन सा बच गया, प्लस। ये जो प्लस चार्ज के पार्टिकल्स थे ये सारे के सारे कहाँ मूव करने लग गए, परफोरेटेड कैथोड की तरफ, और यहाँ इस चैनल से गुजर के बाहर आ गए। ठीक है, ये बात समझ आती है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज था सारा का सारा कहाँ भागने लग गया, माइनस कैथोड की तरफ। अब पता चला कि ये जो गैस है, ये तो सॉरी, ये जो कलर्ड रेज हैं, ये जो कलर्ड रेज हैं ये किससे बनी है, गैसियस आयन से, तो उसका नाम उन्होंने रख दिया एनोड रेज। लेकिन ये जो एनोड रेज थी ये प्रोटॉन से
नहीं बनी थी। जैसे हमने कहा ना कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से बनी थी, एनोड रेज प्रोटॉन से नहीं बनी थी, बल्कि किससे बनी थी? गैसियस आयन। दे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस यू आर टेकिंग इन द ट्यूब। आप गैस चेंज कर दें, यहाँ पर आपके आयंस डिफरेंट होंगे और ये आपके डिफरेंट हो जाएंगी जो रेज होंगी, कलर्ड रेज। ठीक है, तो इसको इसको हमें कैसे पता चलेगा? ई बाय एम रेशो आप जब जब निकालेंगे तो वो हर हर गैस के लिहाज से जो चार्ज बाय मास रेशो है वो अलग आएगा। ठीक है, पहले एक गैस रखी, उसमें से कलर रेज निकली, ई बाय एम रेशो देखा, नोट डाउन किया। फिर कोई और गैस रखी और फिर ई बाय एम रेशो निकाला, वो डिफरेंट आया। तो वो ई बाय एम रेशो वो जाहिर सी बात है हर हर गैस का अलग होगा। वो तो गैस की नेचर पे डिपेंड करेगा किस टाइप की गैस है, तो उसी लिहाज से आपकी ये जो कलर्ड रेज बनेंगी वो भी उसी के लिहाज से होंगी। ठीक है, अब साइंटिस्ट जो जो काम कर रहे थे, जो साइंटिस्ट, उनके माइंड में एक बात आई। उन्होंने सोचा कि जो ई बाय एम रेशो है इसको मैं हाईएस्ट करूं। हाईएस्ट कैसे करूं? उन्होंने सोचा कि हम हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं। रीजन ये है, हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट गैस थी। अब जब हाइड्रोजन को यूज किया, हाइड्रोजन गैस के यूज करने से ई बाय एम रेशो की वैल्यू हाईएस्ट हो गई। हाइड्रोजन लाइटर था, लाइटेस्ट थी गैस वेट में, मास में, तो ई बाय एम रेशो की वैल्यू ज्यादा हो गई। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन उन्होंने कहा हमें ये जो कलर्ड रेज मिल रही हैं वो कौन सी रेज हैं? प्रोटॉन। इसका रीजन ये है, आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन। अब जब हाइड्रोजन गैस आयनाइज्ड होगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? उसके एनोड की तरफ। तो पीछे क्या बच गया? यहाँ पे एक ही प्रोटॉन बचा ना, उसका एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही प्रोटॉन था। इलेक्ट्रॉन सारे निकल के इधर चले गए पार्टिकल से, पीछे बच गए सारे प्रोटॉन। वो प्रोटॉन वहां से ट्रेवल करके इधर आ गए। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन उन्होंने कहा ये रेस क्या है? प्रोटॉन है। तो यहां से हुई हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, यही बात जो मैं अभी आपसे कह चुकी हूँ कि हाइड्रोजन गैस को क्यों इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ई बाय एम रेशियो को हायर करना था और हाइड्रोजन जो है लाइटेस्ट गैस है। अब जब प्रोटॉन का मास निकाला गया तो पता चला जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो हैवियर है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम था, इट इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। और प्रोटॉन का मास 1836 टाइम मोर देन इलेक्ट्रॉन, इतना हेवी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन की निस्बत। अब बात करते हैं हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। ठीक है, न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले थे जेम्स चैडविक। थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो ही वॉज अ वॉर प्रिजनर इन जर्मनी। जब वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुई है तो ये वापस आए हैं इंग्लैंड में और यहाँ आकर इन्होंने रुदरफोर्ड को ज्वाइन किया, उनके साथ काम करने लगे। इनका जो मेन फोकस था जेम्स चैडविक का, रेडियो एक्टिविटी था। अब उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो डिस्कवर हो चुके थे, ई बाय एम रेशो भी डिस्कवर हो गया था। एक चीज जो सबको कंफ्यूज कर रही थी साइंटिस्ट वगैरह को, वो ये थी कि जो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, सॉरी, जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर आपको पता है किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन को, किसी भी एटम के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को जब हम कंपेयर करते थे एटम के मास के साथ तो बहुत कम आ रहा था। अब ये समझ नहीं आ रही थी कि एटॉमिक नंबर को हम कंपेयर करें तो मास इतना कम क्यों आ रहा है? अगर वहां पे सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर के लिहाज से तो मास सेम होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी बात की इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। तो अगर सिर्फ वहां प्रोटॉन एग्जिस्ट करें तो मास और एटॉमिक नंबर के लिहाज से तो फिर फर्क नहीं होना चाहिए था, डिफरेंस नहीं होना चाहिए था, लेकिन वहां बहुत डिफरेंस आ रहा था। तो एक माइंड में बात आई कि वहां कोई और पार्टिकल भी हैं जो प्रोटॉन के साथ मिलके टोटल एटम का मास बना रहे हैं। जब भी एटॉमिक नंबर और मास, एटॉमिक मास को कंपेयर किया जाता है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। तो जेम्स चैडविक ने क्या किया, इस बात को अपने माइंड में रखा। ही डिड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स with the goal of looking for a neutral particle with the same mass as proton। अब उन्होंने क्यों सोचा कि न्यूट्रल पार्टिकल, मास तो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, डिफरेंस आ रहा था। देखिए मैथमेटिकली हमें पता है प्लस और माइनस चार्जेस एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट। प्रोटॉन प्लस, इलेक्ट्रॉन माइनस,
दोनों ने एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल आउट किया। एटम का अपना कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल एटम, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि वहां जो और पार्टिकल अंदर होगा प्रोटॉन के साथ, जो एटम का मास बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो जरूर न्यूट्रल होगा। वरना एटम के ऊपर कोई तो चार्ज शो होता। एटम के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं आ रहा था, प्लस और माइनस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे। तो इस आइडिया को माइंड में रखते हुए उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर वो सक्सेसफुल हुए। और फिर उन्होंने अपनी जो फाइंडिंग्स थी, ही पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग्स इन 1953 और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुई और इस पर उनको मिला नोबेल प्राइज। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक है। आज हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को। इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे मजीद एटॉमिक थ्योरी डेवलपमेंट पे, एटॉमिक मॉडल डेवलपमेंट पर के आइंदा आने वाले वक्तों में इनके बाद और किस किस तरह काम हुआ, कैसे कैसे काम हुआ, क्या क्या चीज़ें डिस्कवर की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।